अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। आइए सुनते हैं एक ऐसी खोपड़ी की कहानी जो अलमारी में बंद थी, मगर फिर भी उससे अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। रॉबर्ट ने कपड़े में लिपटी हुई खोपड़ी को बाहर निकाला और उसे अपने दोस्त की मेज़ पर रख दिया। अरुण ने उस पर एक नज़र डाली और खोपड़ी की ढलानी पेशानी और टूटे हुए दांत के सियाह खला को देखते हुए उसे कराहत की एक झुरझुरी सी बदन में महसूस हुई। किस कदर हैबतनाक है, अरुण बड़बड़ाया। हाँ, डॉक्टर ने कहा, और ये एक खौफनाक औरत की खोपड़ी है। तुम्हारा तासुर गलत नहीं। बूढ़ी लिंडा का किरदार भी कुछ ऐसा ही घिनौना था। कहा जाता है कि उसने एक कत्ल भी किया था। डॉक्टर ने खोपड़ी का चेहरा घुमाकर दीवार की तरफ कर दिया। फिर दोनों आदमी अपनी अपनी आरामदेह कुर्सियों पर इत्मीनान से बैठ गए। तुम्हें मालूम है कि जब तक काट पेट के लिए मटेरियल मौजूद ना हो, इल्मुल अब्दान पर लेक्चर देना कितना मुश्किल होता है। और तुम ये भी जानते हो कि इसी मजबूरी की बिना पर तिब के कितने उम्दा कॉलेज अपने तलबा को पढ़ाने के लिए लाशें छीनने वालों की खिदमत हासिल करते हैं। मगर इस तरफ कब्रिस्तान पर ज़बरदस्त पहरा रहने लगा है, जिसकी वजह से वहाँ से कोई लाश खोद लेना आसान नहीं रहा। इसलिए स्टाफ के चंद जाले मुखबरों ने उस काम का बेड़ा खुद उठा लिया है। चंद रोज़ पहले की बात है कि हम लोग एक गाँव गए थे। वो यहाँ से कोई 8 मील के फासले पर है। जंगली सा इलाका था। हमें वहाँ चौराहे पर एक बूढ़ी औरत लटकती हुई मिली। उसको कत्ल के जुर्म में एक दरख्त से लटकाकर फांसी दे दी गई। यकीनन जिसको भी इस औरत ने मारा था, उसके लिए औरत के दिल में शदीद नफरत रही होगी, मगर कत्ल बहरहाल कत्ल ही होता है। हम 4 आदमी थे। मैं उनका लीडर था। ग्रेंजर भी हमारे साथ था, जो दियो जैसा आदमी है। उसके अलावा जॉन और हैरी भी हमारे साथ थे। हम घोड़ा गाड़ी पर निकले थे। ये हल्की फुल्की वैगन थी। हमने उसे एक मकामी आदमी से किराए पर लिया था। अपने काम के लिए हमने एक ऐसी रात का इंतखाब किया जिसमें चांद बादलों में छुपा हुआ था। ये गोया एक मिसाली रात थी। हैरी गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी उठाए हुए था, और तुम्हें मालूम है कि वो बहुत अच्छा घुड़सवार है। हमें खौफ था कि अगर गाँव वालों ने हमें पकड़ लिया तो वो हमारा खाना ख़राब कर देंगे। हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रवि से गए थे, क्योंकि हम घोड़ों को थकाना नहीं चाहते थे। वापसी पर हमें उन्हें दौड़ाना था। वैगन के घोड़े जानदार किस्म के थे। आखिरकार हम उस चौराहे पर पहुंच गए। अंधेरे में दरख्त से लटकती हुई लाश को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। बहरहाल यहाँ पहुंचकर एक बड़ा मसला सामने आ गया। यह मसला लाश को उतारने का था, क्योंकि ये एक बुलंद शाख से लटकाई गई थी और जंजीर के जरिए हम अपने साथ जंजीर काटने का कुछ सामान नहीं ले गए थे। अब हम चारों अंधेरे में खड़े सोच रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। लाश दरख्त में लटकी हुई हवा के झोंकों के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रही थी, और जंजीर के कड़ों से आहिस्ता आहिस्ता कड़कड़ाहटें उठ रही थी। अभी हम सर जोड़े इस मसले को हल करने के लिए गौर व होश कर ही रहे थे कि एक और पेचीदगी सामने आ गई। हमारे कानों ने सुना कोई आ रहा था। वो जो कोई भी था हमारे लिए ख़तरा बन सकता था, और ज़रूरत थी कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए। कदमों की चापें मुसलसल वाजिया होती जा रही थी। हम चारों अपनी गाड़ी के पास साकित खड़े थे। जब आने वाला नज़दीक हो गया तो हमने एक बड़बड़ाहट सुनी। रात अच्छी खासी तारीख थी। कुछ भी अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा था। हवा भी तेज़ हो गई। उस जगह हमारा रुकना खासा मशकूक सा दिखाई दे रहा था। हम तनाव का शिकार हो गए थे, हत्ता कि घोड़ी ने भी कान खड़े कर रखे थे। कतई गैर मुतवक्का तौर पर कदमों की चापें ठीक उसी जगह रुक गई जहाँ लाश लटक रही थी। फिर अंधेरे में एक ह्योला सा वाजिया हुआ। उसी के साथ फिजा में एक हज़ियानी सा कहकहा गूंजा और कुछ बेमानी से अल्फाज कहते गए। मैं उधर की देही बस्तियों से खासी आगाही रखता था, लिहाजा उसका असर मेरे ऊपर हुआ कि मैंने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। ओह, ये पागल आर्थर है, मैंने अपने साथियों से आहिस्ता से कहा। मेरी सरगोशी बहुत मध्यम थी, मगर उसे शायद पागल आर्थर ने सुन लिया। उसके मुंह से एक पुरखौफ कहकहा फिर बुलंद हुआ और वो चीखा, हाँ, मैं पागल आर्थर हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम लोग किस चक्कर में हो और लिंडा से तुम क्या फ़ायदा हासिल करना चाहते हो। ग्रेंजर ने उजलत से छलांग भरी, मगर वो पागल उससे ज़्यादा तेज़ था। ग्रेंजर के उछलने से पहले वो किसी जख्मी जानवर की तरह बदका और रोड के साथ गली में गायब हो गया। मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि वो गांव की तरफ ही भागा था। मेरी समझ में आ गया था कि अब सिर्फ 10-15 मिनट का वक्त रह गया है, क्योंकि उसके अंदर गांव के झोंपड़ियों के दरवाजे खुलने वाले थे और फिर उनका जिम गफीर हमारे पीछे लपकने वाला था। तभी एकदम से उस मसले का एक हल मेरी समझ में आ गया। मैंने जॉन से कहा, तुम काफ़ी लंबे हो, वैगन की छत पर चढ़ जाओ और चाकू से लाश की गर्दन तन से जुदा कर दो। बस इसी सूरत में हम उसे हासिल कर सकते हैं। हमने वैगन को ठीक लाश तले ला खड़ा किया और ग्रेंजर उसके ऊपर चढ़ गया। बेशक तरीका इंतहाई कभी किस्म का था, मगर हमारे पास कोई और चारा ना था। लेकिन अभी हमारे सामने एक मसला और भी था। उस काम में 10-12 मिनट लग चुके थे
और बस्ती के दरमियान से गुजरकर हमें वापसी के लिए रोड पर आना था। हमें मालूम था कि पागल ऑर्थर ने जाते ही शोर मचा दिया होगा और ये बात दुरुस्त भी थी। बस्ती के दरमियान से गुजरना अपनी मौत को दावत देना था, मगर हमारे पास कोई और रास्ता ना था। हमने बस्ती में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुन ली, जिससे जाहिर हो गया था कि ऑर्थर वहाँ पहुँच चुका है। वक्त बहुत कम था। मैंने उजरत से अपनी तरकीब साथियों को बताई। ये उम्दा तरकीब थी, चूँकि मैं उधर की बस्तियों से वाकिफ़ था और उनकी नफ्सियात जानता था, इसीलिए ये तरकीब आजमाने के लिए ठानी थी। मुझे इल्म था कि ये किसान लोग इंतहाई दकियानूसी और बेहद उबहाम परस्त थे। मेरे पास फास्फोरस का एक डिब्बा था और ये मैं एहतियातन साथ लाया था। मैंने उजरत के साथ घोड़ों के आसपास लगाम वगैरह पर फास्फोरस लगाया, फिर उसकी कुछ मिकदार घोड़ों की आंखों के गिर्द और मुंह पर भी लगा दी। फास्फोरस की बकिया मिकदार मैंने बूढ़ी लिंडा की खोपड़ी पर लगा दी। अच्छा हैरी, सुनो, तुम ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठोगे, बल्कि नीचे बैठकर घोड़े भगाओगे, ताकि गांव वाले तुम्हें ना देख सके। मैं वैगन की छत पर लेट जाऊंगा और अपने हाथ में लिंडा की खोपड़ी ड्राइवर की सीट के ऊपर फैला दूंगा। मेरे बकिया साथियों ने लाश को वैगन के अंदर डाला और उसके साथ ही गाड़ी भगा दी। हैरी ने वैगन दौड़ाने से कबल कहा, गांव वाले जिंदगी भर इस गाड़ी को नहीं भूल सकेंगे। अच्छी तरकीब है तुम्हारी। हमें बिल्कुल इल्म ना था कि गांव की पोजीशन क्या है, कितने लोग जाग चुके हैं और वहाँ क्या हो रहा है। हमें बहरहाल उनके दरमियान में से गुजरना था। हमारी गाड़ी तूफानी रफ्तार से अंधेरे में अपना सफ़र कर रही थी। इर्द गिर्द का इल्म हैरी को तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो घोड़ों के पीछे छुपा हुआ गाड़ी दौड़ा रहा था, जबकि मैं छत के ऊपर था और ऊंधा लेटा हुआ था। मेरा एक हाथ फैला हुआ था और ठीक ड्राइवर सीट के ऊपर, और उसमें लिंडा की खोपड़ी दबी हुई थी, जो फास्फोरस की वजह से अंधेरे में खौफनाक अंदाज से चमक रही थी। मंजर ये था जैसे कोई चमकता हुआ मुर्दा सर बगैर धड़ के सीट पर बैठा हो और गाड़ी को दौड़ा रहा हो। फिर घोड़ों के मुंह भी अंधेरे में इसी तरह चमक रहे थे, गोया ये घोड़े ना हो, कोई आतिशी मखलूक हो। ये एक जुनूनी किस्म की सवारी थी जो उस रोज़ हमने की थी। हवा मेरे चारों तरफ तूफानी अंदाज से चल रही थी और मेरा बदन बुरी तरह हिल रहा था। मैंने अपना एक हाथ सामने फैला रखा था और खोपड़ी उसमें दमक रही थी। फिर हमारे घोड़े गांव के अंदर से गुजरने से काफ़ी लोग बेदार हो चुके थे और कुत्ते शोर मचा रहे थे, मजमे को जैसे सांप सूंघ गया हो। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि गाड़ी तूफानी रफ्तार से भागती हुई बखैर आफियत उस हजूम से सड़क पर आ गई। आजकल उस गांव में जो कहानी फैली हुई है वो कुछ यूँ है कि शैतान उस बूढ़ी औरत की लाश को हासिल करने के लिए आतिशी गाड़ी पर वारद हुआ था। अंधेरे में वो किसी बात का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके थे और अपनी तवहमाती जहन के मुताबिक उन्होंने खोलनाक दास्तान घड़ ली थी। खतरे से निकलने के बाद सर वैगन में चला गया और दूसरे रोज़ हमने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया। तमाम स्टाफ जमा हुआ और मशरूबात पर हमने ये तकरीब शुरू की। कम अज़ कम अब हमारे पास ताज़ा लेक्चर के लिए वाफर मटीरियल आ गया था और लिंडा की लाश से हमारे मसाइल हल होने वाले थे। तो मेरे दोस्त, इस तरह तुमको बतौर कर्ज ये खोपड़ी मिल रही है। अपनी बात ख़त्म करके नौजवान डॉक्टर ने आरोन की तरफ देखा। तुमने खोपड़ी तलब की थी, वो मैं तुम्हारी फरमाइश पर ले आया हूँ। अब लिंडा की लाश का सिर्फ यही हिस्सा बचा है, क्योंकि इस मामले को अब 15 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। आरोन ने खोपड़ी की सिंध कदरे दिलचस्पी से देखा, जिसकी पेशानी चमक रही थी। डॉक्टर ने भी आरोन की निगाहों का ताक़ुब किया और हैरत से बोला, अरे ये तो बड़ी हैरत की बात है। क्या? आरोन ने पूछा। डॉक्टर अपनी जगह से उठा और खोपड़ी के पास आ गया। तुम उसका रुख देख रहे हो? उसने कहा। हाँ, कहते हुए आरोन भी उठ गया। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि बैठने से कबल मैंने उसका रुख दीवार की तरफ कर दिया था, डॉक्टर ने कहा। आरोन भी लम्हा भर के लिए हैरत ज़दा हुआ, फिर हंसकर बोला, तुम्हारा मतलब है खोपड़ी ने अपना रुख खुद से ही हमारी तरफ कर लिया है? डॉक्टर कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा और फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, ये बात नहीं, मगर मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। आरोन ने मुस्कुराकर उसे देखा मगर कुछ बोला नहीं। डॉक्टर ने कहा, खैर, मेरा ख्याल है इस खोपड़ी के साथ तुम्हारी एक दो रातें इस घर में खासी दिलचस्प हो सकती हैं, देखेंगे, मुस्कुराते हुए आरोन ने कहा। उसके बाद उसने मशरूब का एक गिलास बनाया और उसे उठाते हुए कहा, बूढ़ी लिंडा के नाम। उसने गिलास मेज़ पर जोर से रख दिया। यार, इस खोपड़ी में कोई चीज़ खटक रही है। वो एकदम से मुड़ा। ये बताओ, तुम्हारे साथ जब तक ये कासा सर रहा है कोई हैरतनाक बात तो नहीं हुई? ये बताना मुश्किल है, ताहम मैं तुम्हें एक इशारा दे रहा हूँ। इस खोपड़ी को किसी अलमारी या बॉक्स वगैरह में मत रखना, डॉक्टर ने कहा। अरुण ने फिर इसरार किया, अगर मैंने बंद करके रख दिया तो क्या होगा? हो सकता है कि तुम एक मादियत प्रस्त हो और मेरे ऊपर हंसो कि मैं एक ब्राह्मी शख्स हूँ, डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर तुम आज रात उसे किसी जगह मुंतकिल करके रखना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। कमाल है, तुम बहुत संजीदा नजर आ रहे हो, अरुण ने कहा। ठीक है, अब मैं उसे ज़रूर आजमाऊंगा और उसे सामने वाली अलमारी में रखूंगा। उठकर उसने खोपड़ी को बगौर देखा। बज़ाहिर उसमें कोई ख़ास बात ना थी।
اس کا ایک دانت غائب تھا اور بس یہ اچھی حالت میں تھی۔ نچلا جبڑا باریک تاروں سے بندھا ہوا تھا۔ اس طرح کی حرکت میں نچلا جبڑا کبھی کھل جاتا اور کبھی بند ہو جاتا تھا۔ کھوپڑی کی یہ حرکت اچھی خاصی ڈراؤنی لگتی تھی۔ لعنت ہو، اسے تو بند کر کے رکھنا ہوگا، آرون نے کہا، اور پھر اس نے عجلت سے اسے کاغذ میں لپیٹا اور اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ وہاں مصوری کا دوسرا سامان رکھا ہوا تھا کیونکہ آرون ایک مصور تھا۔ اس نے الماری مقفل کر دی، پھر مطمئن ہو کر مسکرا دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اس نے سوچا۔ آج آخر اس کا ڈاکٹر دوست اس معاملے میں اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ تھوڑی دیر بعد دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ آرون جلد ہی سو گیا اور خواب دیکھنے لگا۔ خواب میں ہزاروں کھوپڑیاں اس کے تعاقب میں تھیں۔ ایک بہت لمبی سڑک پر وہ بھاگ رہا تھا اور اندھیرے میں چمکتی ہوئی لاتعداد کھوپڑیاں فضا میں معلق اس کے پیچھے لپک رہی تھی۔ ان سب سے آگے ایک کھوپڑی تھی اور وہ کھوپڑی لنڈا کی تھی، جس کا منہ بار بار کھل رہا تھا اور بند ہو رہا تھا۔ تعاقب جاری تھا اور وہ بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے فضا میں معلق ایک ٹوٹے دانت والی کھوپڑی لپک رہی تھی۔ وہ بار بار دانت کٹکٹا رہی تھی۔ اس کی خالی خلادار آنکھیں جیسے اسے گھور رہی تھی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ بری طرح تھک چکا ہے۔ اب بھاگنا اس کے بس میں نہیں۔ حالانکہ اس کے سامنے صاف سڑک پھیلی ہوئی تھی، مگر اسے اپنے اندر اتنا دم محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھاگ سکتا۔ پھر سب سے آگے والی کھوپڑی نے ایک زوردار چھلانگ لگائی اور ایسی ہی حرکت اس کے پیچھے آنے والی کھوپڑیوں نے بھی کی۔ لگ رہا تھا جیسے سب کے سب فتح بندی سے خوش ہو رہی ہوں۔ پھر وہ بار بار ٹکرانے لگی۔ ایک مخصوص وقفے کے بعد آرون نے کوشش کی کہ وہ اس ٹکراؤ سے خود کو بچائے، مگر فضول۔ اس نے گھبراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ کھوپڑی کی خلادار آنکھیں نظر نہ آ سکیں۔ پھر ایک تیز ڈرا دینے والی چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی اور اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ جاگ چکا ہے۔ مگر یہ کیا تھا؟ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے خواب کا کوئی حصہ حقیقت میں بھی نظر آیا ہو، کیونکہ ٹک 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 کی آوازیں بدستور اس کے کان سن رہے تھے۔ یہ کیا عجیب سی بات تھی؟ شاید وہ پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا، مگر وہ پوری طرح بیدار تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سوجھ بوجھ رخصت ہو چکی ہے۔ ٹک 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 کی آوازیں اسی کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ کبھی اوپر سے اور کبھی نیچے سے آنے لگتی تھی۔ اس نے چیک کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیے، مگر یہ ابھی تک مسلسل آہستہ آہستہ اسے سنائی دے رہی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں۔ اس الماری سے آ رہی تھی جس میں اس نے لنڈا کی کھوپڑی بند کی تھی۔ یہ الماری نچلی منزل میں تھی اور اسے یہ بھی احساس ہوا کہ وہ اگر اکیلا ہوتا تو بھی اس الماری کو کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ ڈاکٹر اس کے ساتھ ہی ٹھہر گیا تھا۔ اپنی توانائی بڑھاتا ہوا وہ اٹھا۔ اس نے عجلت سے سلیپر پہنے اور چلا۔ اسی وقت اس کے کمرے پر کوئی دستک ہوئی۔ آرون، تم ٹھیک تو ہو؟ آرون نے دروازہ کھول دیا۔ یہ ڈاکٹر کی آواز تھی۔ تم؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ تم کو نچلی منزل پر ہونے والی ٹک 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 سنائی دے رہی ہے؟ ڈاکٹر نے سنا تو اسے بھی یہ آواز سنائی دی، تاہم وہ تو آرون کی چیخ سن کر جاگا تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ یہ اسی منحوس بوڑھی کی حرکت ہے، آرون نے کہا۔ پھر اس نے ڈاکٹر کو بھی اپنا خواب کہہ سنایا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور کہا، خیر، دیکھ لیں گے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ فی الحال تم کسی مشروب سے عذابی سکون حاصل کرو۔ میں کہتا ہوں یہ آواز اسی کی ہے اور میں وہاں اکیلے نہیں جا سکتا، آرون نے کہا۔ آرون کی آواز میں کچھ ایسا خوف بھرا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے اس سے اس قسم کی خوف کی توقع نہ تھی۔ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں جاتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر وہ کسی تذبذب کے بغیر پلٹا اور چل دیا۔ نیچے اسٹڈی میں پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور پھر قریبی میز کی دراز سے ایک موم بتی نکال کر جلائی۔ ٹک 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 کی آوازیں ایک دم سے بند ہو گئی اور اب جو خاموشی تھی وہ کم ہیجان خیز نہ تھی۔ آرون کے منہ سے ایک مبہم سی آواز برآمد ہوئی، خدا کا شکر ہے کہ یہ ٹک ٹک تو بند ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے ایک جام بنایا اور آرون کو پلایا۔ مشروب کے اثر سے اس کے بکھرتے ہوئے اعصاب کو سکون ملا اور اس نے الماری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ منحوس شے اس کے اندر موجود ہے، تم اسے کھولو، میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ مگر یہ تو مقفل ہے۔ ہاں، یہ لو کنجی، آرون نے ڈاکٹر کو کنجی دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کنجی لے کر متوازن قدموں کے ساتھ الماری کی طرف گیا۔ اس نے اطمینان کے ساتھ کنجی گھمائی اور الماری کے دروازے کھول دیے۔ سامنے کی شیلف میں تمام چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں۔ آرون کو اپنی بزدلی پر کھسیاہٹ سی آ رہی تھی، مگر اس نے شیلف پر نظر ڈالی۔ لنڈا کی کھوپڑی اسی جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں اسے رکھا گیا تھا، تاہم اس کا وہ کاغذ جس میں اسے لپیٹا گیا تھا بری طرح پرزے پرزے ہو رہا تھا۔ خود ڈاکٹر نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، آرون، یہ کیا چکر ہو سکتا ہے؟ ذرا سے توقف سے اس نے دوبارہ کہا، بوڑھی لنڈا کی روح ضرور آئی ہوگی، یہ میرا اندازہ تھا، اسی لیے میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں نے بھی تجسس کے تحت اسے بند کیا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، آرون نے کہا۔ دیکھ لیا تم نے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اور میرے خدا،
वो कराहा और फिर गुस्से में आते हुए गर्राया, ऐसी मनहूस खोपड़ी को मैं भला किस तरह अपने मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं, और मैं ही नहीं, इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। घुसीली आंखों के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने हाथ बढ़ाकर उस अजीबोगरीब खोपड़ी को उठाया और फिर पूरी ताकत से उसे कमरे की खुली हुई खिड़की से बाहर फेंक दिया। डॉक्टर को अचानक शदीद गुस्सा महसूस हुआ। उसकी आंखें शोला बार हो गई। वो चीखा, लानत हो तुम पर, ये तुमने क्या किया? ये खोपड़ी कॉलेज की मलकियत थी, तुम्हें इसे ज़ाया करने का कोई हक नहीं था। अरुण अभी तक जज्बाती अंदाज में बेकाबू हो रहा था। उसने अपने दोस्त के गुस्से का एहसास ना हो सका। क्या मतलब? उसने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने दुरुस्त आवाज़ में कहा, अब तुम्हारी शामत आएगी। और क्या मतलब? उसने तीखी ज़ुबान में कहा, कॉलेज तुमसे एक कागज़ लिखवाएगा। ये तुम्हारी तरफ से वादा होगा कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी लाश कॉलेज की मलकियत होगी। तुम कॉलेज के मकरूज़ हो चुके हो और एक खोपड़ी के मकरूज़। तुम्हारी खोपड़ी और तुम्हारा जिस्म अब तिबी तालीम के काम में लाया जाएगा, समझे? नौजवान आर्टिस्ट का मुंह फक हो गया। क्या? वो हक लाया? वो मेरा जिस्म ले लेंगे चीर फाड़ के लिए, शीशों में रखने के लिए, मेरे अज़ा की नुमाइश के लिए? नहीं, ये एक चाल है। तुमने मुझे फांसने के लिए ये तरकीब की थी। बाहर बागीचे में चलने वाली हवा का एक आवारा झोंका टूटी हुई खिड़की से अंदर आ गया। उसमें फूलों की खुशबू नहीं बल्कि ऐसी बू बसी हुई थी जो अमूमन कब्रिस्तानों में मिलती है। शायद ये बू उस खोपड़ी की थी जो बाहर फर्श पर गिरने की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गई थी।